हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक लेकर के आऊँ वो इतनी आसान तरीके से आपको समझाऊं कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो हमेशा से कोशिश तो यही करती हूँ और मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों को मेरी बात जो है आप तक पहुँचती भी होगी। आप जो मैं कंटेंट आप तक देना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो कंटेंट आपको आसानी से समझ में भी आता होगा। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का रचना के आधार पे वाक्य भेद जो है उनको लेकर के आई हूँ और उसकी सारी जानकारी मिलेगी। उसके लिए जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं वाक्य की। तो रचना के आधार पे वाक्य भेद आ रहे हैं, तो वाक्य भेद को हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि वाक्य क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाक्य की परिभाषा क्या है या वाक्य कहते किसको है। तो वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह है जिससे निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसमें दो बातें निकल के आई। पहली बात, शब्दों का सार्थक होना और शब्दों का व्यवस्थित होना। तो दो बातें निकल करके आ रही हैं, सार्थक और व्यवस्थित। उससे हमें निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे हैं और श्याम ने खाना खाया। अब ये दो वाक्य मैंने आपको बोले, नेताजी सुंदर लग रहे हैं, इसमें क्या है, शब्दों का सार्थक क्रम है और निश्चित क्रम है। अब नेताजी का भी अर्थ निकल रहा है और नेताजी सुंदर लग रहे हैं, मतलब ये दोनों जो दो तीन जो शब्द मिलकर के वाक्य बना है, ये एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। मतलब शब्द सार्थक भी हैं और जो है व्यवस्थित भी है। तो ये आप समझ गए होंगे, जब शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह हमारे सामने होता है तो हम उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा आपके सामने क्लियर होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसे मैंने बताया, एक एग्जाम्पल से और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज एक लड़की है सीता, सीता सुंदर लड़की है। इस वाक्य को मैंने सार्थक और व्यवस्थित क्रम में बोला। अब इसको मैं अगर बोलूं है सुंदर लड़की सीता, तो क्या यह व्यवस्थित और सार्थक हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये वाक्य भी नहीं हुआ। जब मैंने बोला सीता एक सुंदर लड़की है तो ही ये एक सटीक वाक्य बना, सही वाक्य बना। आई होप आप वाक्य को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग भी हमें समझने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद आ रहे हैं तो केवल हम उसी को पढ़ें। हमें सारी चीज लेके चलनी है, क्या पता उसमें से अंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दे। तो दो अंग होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य, जिस किसी वस्तु के बारे में कोई बात की जाती है वो हमारा उद्देश्य होता है। और विधेय, विधेय मतलब विधेय में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हमारे जो वाक्य हैं रचना के आधार पे तीन होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए बोर्ड के हिसाब से देखते हैं, ये तो मैंने आपको वर्बली बताया, बोर्ड के हिसाब से देखते हैं कि मैंने किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, वाक्य की परिभाषा मैं आपको बता चुकी कि वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य के अंग देखिए, उद्देश्य और विधेय मैंने आपको बताया। उद्देश्य, वाक्य में जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, श्याम ने बाजार से फल लिए। तो इसमें श्याम जो है वो उद्देश्य हो गया, बाजार से फल लिए ये विधेय हो गया। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो उद्देश्य हो गए और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय हो गया। तो आई होप आप उद्देश्य और विधेय को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब हम सरल वाक्य को, कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, मीन्स केवल एक उद्देश्य, एक विधेय और एक समापिका क्रिया से मतलब है एंडिंग क्रिया, जो मतलब लास्ट की क्रिया होती है वो एक ही होती है। चाहे
कितनी ही तरीके से क्रिया को घुमा फिरा कर दिया हो, लेकिन जो समापिका या एंडिंग क्रिया होती है वो एक ही होती है। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि ये सरल वाक्य है और एक उद्देश्य और एक विधेय का होना इसमें जो अक्सर मतलब हमेशा ही देखा जाता है। उदाहरण देखिए इसके, जैसे वर्षा हो रही है। अब ये सरल वाक्य है, इसमें एंडिंग क्रिया है या समापिका क्रिया है हो रही है। वर्षा हो रही है तो हो रही है समापिका क्रिया हुई, तो ये सरल वाक्य है। दूसरा, माँ ने खाना बनाया, तो माँ ने खाना बनाया मतलब माँ के द्वारा खाना बनाया गया, तो ये जो क्रिया हुई किसके द्वारा हुई, माँ के द्वारा हुई। एक ही उद्देश्य हुआ माँ, और खाना बनाया विधेय, तो एक विधेय हो गया, एक उद्देश्य हो गया, और बनाया एंडिंग यानी समापिका क्रिया होगी, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। कुछ उदाहरण और लिखे हैं, बाल पक गए थे, तो बाल उद्देश्य हो गया, पक गए थे विधेय हो गया, और पक गए थे मतलब उनका पक जाना, ये समापिका क्रिया हो गई। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी जो है उद्देश्य, छूट रही थी विधेय हो गया, और छूट रही थी मतलब एक क्रिया हो रही है, जा रही थी छूट रही थी, तो ये समापिका क्रिया होगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा संयुक्त सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्यों के। मिश्र वाक्य किस तरीके से मैंने लिखे हैं। मिश्र वाक्य की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद संयुक्त वाक्य की भी लिखी है। ये बोर्ड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। जैसे सरल वाक्य बताया मैंने, जिसमें एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। मीन्स एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होती है, मतलब एक जो क्रिया है दूसरे पे आश्रित होती है, और इसकी वजह से जो है ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी वाली बात होती है। और संयुक्त वाक्य में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में ये सरल और मिश्र वाक्य को अव्यय या योजकों से जोड़ने का काम करते हैं। संयुक्त वाक्य में जो योजक या अव्यय जिनका कोई जिनके विकार नहीं हो सकता, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, उन अव्ययों से ये जोड़ने का काम करते हैं दो वाक्यों को। मतलब एक सरल वाक्य एक मिश्र वाक्य, उसको जोड़ने के लिए जो कार्य होता है वो संयोजकों के द्वारा होता है, और ये संयोजक अव्यय या योजक होते हैं। चलिए अब देखते हैं बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको कैसे समझाने का प्रयास किया है। देखिए मिश्र वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मतलब उस पर डिपेंड जो है उपवाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, अब ये एक जो प्रधान उपवाक्य है दूसरे वाले वाक्यों पर डिपेंड है। अध्यापक का कहना कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये विद्यालय का बंद रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। हमें पता चल रहा है कि विद्यालय बंद रहेगा क्योंकि अध्यापक ने कहा है। और इसमें जो है यहाँ पे इस मिश्र वाक्य में जो ये की शब्द आया है, कहा कि, इनको जोड़ रहा है, जो दो वाक्य है इनको जोड़ने का भी काम कर रहा है। मिश्र वाक्य में जो की शब्द, ये जो की शब्द है ये जोड़ने का काम कर रहा है कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पे की जो है वो इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, ये चीज हमें ये की शब्द दिखा रहा है। फिर वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है, मतलब वो लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है वो मेरा मित्र है। मीन्स कि उस लड़के का मेरा फ्रेंड होना, और ये बताने के लिए ये बताना जरूरी है कि जो पेड़ के पास खड़ा है वो मेरा मित्र है। एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। डिपेंडेंसी वाली बात अब मिश्र वाक्य में होती है। यही वह पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो जिस पुस्तक को मैं ढूंढ रहा था यही वो पुस्तक है, मतलब जिस पुस्तक के बारे में मैं ढूंढ रहा था, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। पुस्तक का ढूंढना और उस पुस्तक का मिलना, और ये बताना कि यही वो पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसका काम यहाँ पे जो है जिसे शब्द इसको जोड़ने का काम कर रहा है। आश्रित जो वाक्य है दो एक दूसरे पे डिपेंड है, उन्हें जोड़ने का काम जिसे कर रहा है। और यहाँ पे वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है,
उसको जोड़ने का काम, आश्रित वाक्यों को ये काम कर रहा है, वो जो है जो शब्द कर रहा है। तो एक वाक्य जब दूसरे पे डिपेंड हो तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। और सरल तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि वो आए वो आए तो मैं जाऊं, तो मेरा जाना डिपेंड हो गया किसी के आने पे, तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इतना टफ टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज करें, थोड़ा सा भी अगर वीडियो देखते समय अपना दिमाग लगाएं तो ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, बहुत इजी है और इजीली समझ में आ भी जाता है। चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य को मैंने कैसे समझाने का प्रयास किया है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्यों को जोड़ने का काम अव्यय या योजक शब्द, अब वो योजक या अव्यय शब्द क्या क्या है उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लीजिएगा। देखिए वो शब्द है और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों। मतलब जब इन शब्दों से जुड़े हों, कौन से वाक्य? सरल और मिश्र वाक्य। जब दो वाक्य मतलब दो सरल या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य आपस में जुड़ रहे हो इन वाक्यों के द्वारा, तो वो संयुक्त वाक्य है। एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से सरल वाक्य का कौन सा उदाहरण है, या मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है, या संयुक्त का। तो संयुक्त तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जहाँ पे अव्यय शब्दों से जोड़ा जा रहा है, किंतु, परंतु, लेकिन, वेकिन, अथवा, और, एवं जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये संयुक्त हो गया। मिश्र में आपको पता लग रहा है कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है यानी आश्रित है, वो मिश्र हो गया, ये भी क्लियर हो गया। सरल में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये तीनों ही यहाँ पे क्लियर हो गया, कुछ भी टफ नहीं है। बस थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन पूरा बना के रखिए जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो यहाँ पे वाक्य जो है स्वतंत्र होता है, यहाँ पे वाक्य दोनों स्वतंत्र होते हैं लेकिन जुड़े होते हैं अव्यय या योजकों से। जैसे दिल्ली चलो अगर मैं देखूं तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, अगर इसके आगे और नहीं भी हम लगाएं तो भी वाक्य पूर्ण है, लेकिन ये जोड़ने का काम कर रहा है। और शब्द लगा के दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। अब अगर और जो शब्द मैंने लगाया इसे अगर हम इस फिलहाल छोड़ देते, इसकी बात नहीं करते, हम देखते हैं दिल्ली चलो तो ये एक वाक्य है, तुम मुझे खून दो ये एक वाक्य है, दोनों स्वतंत्र वाक्य है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अब जब मैंने यहाँ और शब्द लिख दिया तो ये दोनों जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। दोनों स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्य में लेकिन अव्ययों से जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। दूसरा है बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी। अब यहाँ पे भी देखो बुढ़ापा आ गया था मतलब एक वाक्य पूरा है, अपने आप में कंप्लीट है, इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें डिपेंडेंसी वाली बात है कि हमारा वाक्य अधूरा लग रहा है, कोई दूसरा वाक्य जुड़े तो ही पूरा हो, ऐसा नहीं है। दूसरा टेक जवानी वाली थी, ये भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब मैंने यहाँ किंतु लगा दिया तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया क्योंकि ये योजक या अव्यय के द्वारा जुड़ रहा है। फिर उदाहरण देखते हैं, बालक रोया और चुप हो गया। अब हम देखें बालक रोया तो ये स्वतंत्र वाक्य है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, बालक रोया स्वतंत्र है। दूसरा चुप हो गया ये भी स्वतंत्र है, लेकिन मैंने इसमें अव्यय या योजक शब्द लगाया और इनको जब मैंने लिखा और पूरा वाक्य पढ़ा तो ये हो गया बालक रोया और चुप हो गया। मीन्स यहाँ पे संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण बन गया। लास्ट वाला देखिए, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अब वह आलसी था तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी पे कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। और जैसे विफल हुआ ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसीलिए शब्द लिखा, ये योजक या अव्यय है, इसके द्वारा हमारा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य बना। फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है समझ में आया भी होगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज नहीं समझ में आई, आप सरल वाक्य की वीडियो दोबारा बना दीजिए या संयुक्त की या मिश्र की, जो भी आप बोलेंगे मैं उसको जरूर बना दूंगी।
लेकिन फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स जो है वो रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही ऐसे हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए वीडियो एंजॉय। मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।